नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 25% टैरिफ पर बवाल, अमेरिका के फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद फैसला आज, साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित समेत 12 आरोपी। केरल के रैपर वेदांत पर यौन शोषण का आरोप, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का दावा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से अलर्ट जारी, यूपी राजस्थान में भी मौसम बिगड़ा। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट आज से, इंडिया के लिए ओवल में करो या मरो की स्थिति। अब खबरें विस्तार से। 17 साल का लंबा इंतजार, 6 मासूमों की मौत और 100 से ज्यादा जख्मी। आज उसी मालेगांव ब्लास्ट केस का दिन है जब अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया था। इस केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सेना के कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय और स्वामी दयानंद पांडे जैसे 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि यह विस्फोट एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ था, जिसमें कथित तौर पर हिंदुत्व से प्रेरित संगठन जुड़े थे। एनआईए की विशेष अदालत आज ये तय करेगी कि साजिश के इन आरोपों में कितना दम था। वहीं मालेगांव ब्लास्ट के फैसले से पहले बीजेपी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मालेगांव बम कांड मामले का फैसला 17 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद आज आने वाला है। सारा देश इस फैसले को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये वही कांग्रेस है जिसने हमारे पवित्र भगवे को भगवा आतंक के साथ जोड़ने का दुस्साहस किया। क्या कारण था? भगवा हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, उसे तुम आतंक के साथ जोड़ोगे? हमारे साधु संतों को तक इन्होंने नहीं छोड़ा। हमारी साध्वी पर, जिन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे मेजर पर इन्होंने जबरन साजिश के तहत आरोप लगाया। यह हम नहीं कह रहे। उस समय जो जांच करने वाले अधिकारी है, उन अधिकारियों ने खुल करके इस बात को कहा कि सरकार की ओर से उन्हें दबाव है, सरकार कांग्रेस की। यह सारा मामला केवल और केवल हमारे कुछ आरएसएस के नेता, कुछ हिंदू संगठन के नेता और समूचे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए यह कांग्रेस दल की साजिश थी। आज प्रतीक्षा है कि सत्य उभर करके बाहर आएगा और न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। केस में अब तक 323 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से 32 ने बाद में अपने बयान बदल लिए। यही नहीं, जांच एजेंसी एनआईए खुद ये मान चुकी है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। लेकिन अब फैसला कोर्ट के हाथ में है और पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी है। तारीफ करते करते टैरिफ लग गया। अमेरिका ने भारत से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद अब देश के अंदर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा कि दोस्ती का इतना ढिंढोरा पीटने के बाद आखिर ये टैरिफ क्यों? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी को लगा था कि ट्रंप के अपमानजनक बयानों पर चुप रहकर भारत को कोई खास दर्जा दिला पाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। वहीं सांसद संजय सिंह ने भी ट्रंप के बयानों को भारत का मजाक उड़ाना बताया है। ट्रंप ने अपने फैसले की वजह से भारत के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और ब्रिक्स को बताया है। ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिकी विरोधी समूह कहा और कहा है कि भारत इसका सदस्य है जो डॉलर पर हमला कर रहा है। इसी वजह से अब 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लागू होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद पर भी अप्रत्यक्ष रूप से जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में एक बार फिर तल्खी बढ़ती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर कारोबारी मोर्चों पर बड़ा झटका दिया है और अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए 6 भारतीय कंपनियों पर सीधा प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का व्यापार किया है, जो अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत वर्जित है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान से कारोबार करने वाली किसी भी कंपनी को अमेरिका के साथ व्यापार की छूट नहीं दी जाएगी।
प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों में शामिल है कंचन पॉलीमर्स, जिसने यूएई से ईरानी पॉलीइथाइलीन उत्पाद खरीदे, अल केमिकल सॉल्यूशंस, जिसने $84 मिलियन का कारोबार किया, रमनी कलाल एस गोसालिया एंड कंपनी, जुपिटर डाइकेम ग्लोबल इंडस्ट्रियल्स केमिकल्स लिमिटेड और परसिस्टेंस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी पर ईरानी मूल के प्रोडक्ट से जुड़ा बड़ा व्यापार करने का आरोप है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत ने दो टूक कहा है कि राष्ट्रीय हित से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत अपने निर्णय खुद लेता है और किसी भी दबाव नीति के आगे झुकने वाला नहीं है। केरल के मशहूर रैपर हिरनदास मुरली उर्फ वेदांत पर एक महिला डॉक्टर ने गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2021 से मार्च 2023 तक वेदांत ने शादी का झूठा वादा कर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है और रैपर की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल वेदांत की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्डिंग्स और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पीड़िता की पहचान गुप्त रखी गई है और परिवार की ओर से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आरोपी की तरफ से भी अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुंबई के मलाड इलाके में एक ट्यूशन टीचर ने 8 साल के बच्चे को अमानवीय तरीके से सजा दी। आरोप है कि ट्यूशन टीचर राजश्री राठौड़ ने बच्चे की खराब लिखावट से नाराज होकर उसके हाथ पर जलती हुई मोमबत्ती रख दी, जिससे बच्चे का हाथ बुरी तरह झुलस गया। इस मामले में बच्चे के पिता की शिकायत पर कुरार पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। बच्चे के पिता ने कहा है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे को इस तरह की अमानवीय सजा देना न केवल शारीरिक अत्याचार है, बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी है। पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी शिक्षिका राजश्री राठौड़ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्चा गोरेगांव के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ता है और हर शाम मलाड की जेपी डेक्स इमारत में रहने वाली राजश्री राठौड़ के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। घटना वाले दिन उसकी बहन उसे ट्यूशन छोड़ने गई थी। अब जब बहन ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा कि बच्चा रो रहा था और उसके दाहिने हाथ पर गंभीर रूप से जलने के निशान थे। जानकारी ये भी सामने आई है कि आरोपी शिक्षिका पहले भी बच्चों को कठोर सजा दे रही थी। बच्चे की हालत और दर्द को देखते हुए पिता ने उसे तुरंत कांदीवली के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मन सोशल मीडिया स्टार यूनिस जारू को बुधवार शाम बेंगलुरु की चर्च स्ट्रीट से पुलिस ने जबरन हटाया और कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया। 21 मिलियन फॉलोअर्स वाले जारू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था कि वो चर्च स्ट्रीट आ रहे हैं। इस पोस्ट के बाद भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे इलाके में जन सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया। पुलिस के अनुसार जारू ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति भीड़ इकट्ठा की, जो कानूनन गलत है। उन्होंने समझाया कि ऐसे आयोजनों के लिए इजाजत जरूरी होती है और साथ ही आरसीबी जीत की भगदड़ का भी उदाहरण दिया, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बैठाकर किसी दूसरी जगह पर छोड़ दिया। जारू ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि वो अब चर्च स्ट्रीट नहीं आएंगे। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की रफ्तार तेज हो गई है। राजधानी के कई हिस्सों में सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है।
भारतीय मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। तापमान भी सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यूपी के चित्रकूट, हरदोई, बांदा, अलीगढ़, कानपुर देहात समेत कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अजमेर जैसे जिलों में हालात बेहद गंभीर हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है और कुछ जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईएमडी ने साफ कहा है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, लोग घरों में रहें, यात्रा से बचें और पेड़ों या कंक्रीट दीवारों के नीचे न ठहरें। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और राजस्थान तक आने वाले कुछ दिन मॉनसून की भारी चुनौती लेकर आ सकते हैं। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में 14वें दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। शून्यकाल के दौरान अरुणाचल पूर्व से सांसद तापिर गाव ने दलाई लामा को शांति और अहिंसा का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्हें विश्व सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि दलाई लामा सिर्फ तिब्बतियों के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बौद्धों के आध्यात्मिक नेता हैं। ऐसे में अहिंसा की भूमि भारत को उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर एक सशक्त संदेश देना चाहिए। तापिर गाव ने इस दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मान्यता देने के लिए कोशिशों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन के इस हस्तक्षेप ने नालंदा परंपरा और तिब्बती बौद्ध धर्म की आत्मा पर चोट पहुंचाई है। सांसद ने मांग की है कि भारत सरकार को न सिर्फ दलाई लामा की संस्था को आधिकारिक मान्यता देनी चाहिए बल्कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर वैश्विक स्तर पर उनका सम्मान और मजबूत किया जाना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला आज से लंदन के ओवल स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है और भारत के पास ये आखिरी मौका है सीरीज को बराबरी पर खत्म करने का। भारत ने दूसरा टेस्ट 336 रन से जीता था, जबकि इंग्लैंड ने पहला और तीसरा टेस्ट क्रमशः 5 विकेट और 22 रन से अपने नाम किया। चौथा मुकाबला ड्रॉ रहा। अब 5वां टेस्ट दोनों टीमों के लिए करो या मरो की तरह है। इंग्लैंड को इस मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। कप्तान बेन स्टोक्स चोट के कारण बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ओली पोप को टीम की कमान सौंपी गई है। टीम में कुल 4 बदलाव किए गए हैं। इस टेस्ट मैच की बात करें तो शुभमन गिल भारत के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने दूसरे टेस्ट में 259 और 161 रनों की बड़ी पारियां खेली थी। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज 14-14 विकेट लेकर टॉप पर रहे। हालांकि बुमराह इस मैच में नहीं खेलेंगे। उधर इंग्लैंड के जेमी स्मिथ अब टॉप के बैटर साबित हो गए हैं। 4 मैचों में उनके बल्ले से 424 रन निकले हैं, जिसमें एक नाबाद और 184 रनों की पारी भी शामिल है। ओवल स्टेडियम में अब तक कुल 160 टेस्ट खेले गए हैं। भारत ने यहां 14 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही जीते हैं। हालांकि 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में यहां भारत को आखिरी जीत मिली थी। इस मैच के दौरान मौसम की बड़ी भूमिका निभा सकती है। बारिश का पूर्वानुमान खास तौर पर पहले, दूसरे और चौथे दिन के लिए जताया जा रहा है। ऐसे में भारत का यह मुकाबला सिर्फ विरोधी टीम से नहीं बल्कि मौसम से भी है। क्या भारत इतिहास दोहराएगा और इंग्लैंड की सरजमी पर सीरीज को ड्रॉ कराने में सफल होगा, या इंग्लैंड ओवल में जीत की ट्रॉफी के साथ अपने नाम करेगा? जवाब आने वाले 5 दिनों में मिलेगा। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा आयोजित इंडिया कोचर वीक 2025 के ग्रैंड फिनाले में रैंप वॉक किया। उन्होंने मशहूर डिजाइनर जे वलाया के लिए शो स्टॉपर बनकर अपने फैशन कौशल का प्रदर्शन किया। अभिषेक ने क्रीम कलर का कढ़ाईदार कुर्ता और बनारसी जैकेट पहनकर अपनी ट्रेडिशनल स्टाइल से सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान उनका आत्मविश्वास और ग्रेस देखते ही बन रहा था। अभिषेक का यह फैशन डेब्यू उस दिन हुआ जब उन्हें आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 घोषित कर दिया गया। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले तीसरे भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा के अलावा बॉलीवुड के कलाकारों ने भी रैंप पर अपना जलवा दिखाया। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी ने भी रैंप पर अपना जलवा दिखाया। दोनों ने डिजाइनर जे वलाया के कलेक्शन को भी प्रदर्शित किया। इससे पहले अक्षय कुमार भी इंडिया कोचर वीक में रैंप वॉक कर चुके हैं। इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आ चुके हैं, जिनमें भूमि पेडनेकर, तारा सुतारिया, सारा अली खान, खुशी कपूर और जानवी कपूर शामिल है। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी फिर मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।